एवरीवन, मैं अनुजा भारद्वाज आज आपके सामने एक बड़ा ही विवाद का मुद्दा और इम्पोर्टेंट मुद्दा लेके आई हूं और वो है सिंधु जल विवाद। तो ये सिंधु जल विवाद या इंडस वाटर ट्रीटी जिसे हम कहते हैं वो है क्या। तो आपको मालूम है कि अभी हाल ही में जब 14 फरवरी को पुलवामा का अटैक हुआ था और उसमें सीआरपीएफ के लगभग 42 जवान शहीद हो गए थे, तब एक बात आई थी कि नितिन गडकरी जो उस समय के आपके जल संसाधन मंत्री थे, उन्होंने कहा कि अब हम जो भारत की तरफ से सिंधु और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो जाती हैं उसके पानी को पूरी तरह से प्रयोग करेंगे, उसका पानी फुली हम पाकिस्तान को नहीं देंगे, इस पर कुछ रोक लगाएंगे। तो ये जो पूरा एक है ये प्रोग्राम, इसको वाटर स्ट्राइक कहा जाता है या सर्जिकल वाटर स्ट्राइक के नाम से जानते हैं। तो ये सर्जिकल वाटर स्ट्राइक में हमने सिंधु और उसकी ट्रिब्यूटरीज के पानी को यूज करने की बात कही। तो आइए जानते हैं कि ये सिंधु नदी और इसकी ट्रिब्यूटरीज की लोकेशन है कैसे। भारत में अगर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर से शुरू करते हैं तो हमारे यहाँ से जाती है मेन नदी इंडस सिंधु, जो कि आपका जम्मू कश्मीर वाले एरिया से उधर से गुजरती है। तिब्बत की तरफ से मानसरोवर लेक से इसका उद्गम है और जाके पाकिस्तान में कराची के पास में इसका डेल्टा बनाते हुए ये अरब सागर में ड्रेन कर जाती है। इस सिंधु की जो ट्रिब्यूटरी है, तो भारत से पाकिस्तान की तरफ यदि शुरू करेंगे तो भारत में आप देख सकते हैं कि सतलुज नदी सबसे मेन रिवर है जो पंजाब हरियाणा साइड में बह रही है, लंबी नदी है। सतलुज के साथ में सतलुज, फिर ब्यास और रावी, ये मेनली इंडिया में बहती हैं। सतलुज, ब्यास, रावी के बाद चिनाब और झेलम, इनका जो मेन बहाव है वो पाकिस्तान में है। तो सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, ये 5 ट्रिब्यूटरी हैं जो कि इंडस में जाके मिलती हैं। पंजाब का मिठानकोट नाम का स्थान है जहां पे ये 5 नदियां मिलती हैं। जिस तरह से 2 नदियों के संगम को दोआब कहते हैं, उसी तरह से 5 नदियों के संगम को पंजाब कहते हैं। यही वजह है कि पंजाब का नाम पंजाब पड़ा। ये मिठानकोट आज हमारे यहाँ पे नहीं है, डिवीजन के बाद पाकिस्तान में चला गया ये स्थान। अब 1947 में जब देश आजाद हुआ और भारत और पाकिस्तान 2 देश बने, तो यहाँ पे एक विवाद जल विभाजन को लेके भी हुआ था। न सिर्फ भौगोलिक विभाजन बल्कि जल विभाजन भी एक मुद्दा था जो कि डिस्प्यूट का मुद्दा रहा। इस मुद्दे को नजर रखने के लिए या इसके फैसले के लिए 1949 में एक अमेरिकी विशेषज्ञ को बुलाया गया, डेविड लिलियंथर। डेविड लिलियंथर ने इस समस्या को कहा कि भाई इस समस्या को आप राजनीति की बजाय इसको आप व्यापारिक स्तर पर सुलझाएं, तकनीकी स्तर पर देखें कि क्या चीजें ज्यादा पॉसिबल है। तब ये डिसीजन लिया गया कि सतलुज, रावी, व्यास जो नदियां भारत की तरफ हैं उनका पानी ये लोग यूज करें ज्यादा, बाकी की जो ट्रिब्यूटरीज जो जा रही हैं उसको ये छोड़ दें और पाकिस्तान इसका पानी अधिकतम यूज कर पाया। यहाँ पे डैम बनाने की परमिशन तो दी कुछ नदियों पे, लेकिन पानी को रोक नहीं सकते, बहती हुई नदी के ऊपर डैम बनाने की कोशिश की जाती है। पाकिस्तान को हमेशा ये डर लगा रहता है कि अगर भारत ने डैम बनाए और बड़े बड़े जलाशय करे तो जब भी कभी युद्ध की स्थिति या कुछ ऐसा विवाद वाली स्थिति आएगी तो भारत उन डैम का पानी एकदम से छोड़ देगा तो पाकिस्तान में बाढ़ आ जाएगी। इस वजह से पाकिस्तान इस बात पे कभी एग्री नहीं होता है। जब ये विवाद विशेषज्ञ डेविड लिलियंथल के पास गया, उन्होंने ये सलाह दी कि आप ये मुद्दा वर्ल्ड बैंक के पास लेके जाइए। तो वर्ल्ड बैंक ने इसके ऊपर ये सलाह दी कि यहाँ के जो एक विशेषज्ञ थे रॉबर्ट ब्लैंक, उन्होंने ऐसा बोला कि मध्यस्थता करते हैं। 1951 में ये मध्यस्थता की गई थी दोनों देशों में सिंधु विवाद को सुलझाने के लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा। उसके बाद सालों साल ये बातचीत चलती रही और 19 सितंबर 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ और इसे ही 1960 का सिंधु जल संधि के नाम से जानते हैं। पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे उस समय के अयूब खान और भारत के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन दोनों ने इसके ऊपर साइन किया और रावलपिंडी में ये एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसे सिंधु जल संधि के नाम से जानेंगे। और इसमें यह कहा कि पूर्व की नदियां और पश्चिम की नदियां 2 हिसाब से विभाजित कर दी गई। तो 12 जनवरी 1961 की शर्त के अनुसार जो 6 नदियां हैं उनमें से 3 नदियां पूर्व की नदियां यानी कि सतलुज, रावी और व्यास। तो ये आपका सतलुज, ब्यास और रावी जो 3 नदियां इन्हें पूर्व, जिनका कि पानी पूरी तरीके से भारत यूज कर सकेगा, और जो पश्चिम की 3 नदियां हैं यानी कि झेलम, चिनाब और सिंधु, इनका पानी पाकिस्तान को देना तय किया गया। इस संधि के मानकों के अनुसार भारत
पश्चिम की जो नदियां हैं उनका पानी यूज तो कर सकता है, लेकिन सिर्फ 20%। ये 20% पानी को ही इस्तेमाल करेगा। और इस समझौते के अनुसार पश्चिम की नदियों के 36 लाख एकड़ जो फीट पानी को ये एकत्रित कर सकता है और उसको इस्तेमाल कर सकता है। इस इस्तेमाल में क्या चीजें आती हैं? खेती आती है। 7 लाख एकड़ क्षेत्र में लगी हुई फसलों की सिंचाई इन पश्चिम की नदियों के द्वारा भारत कर सकता है। परंतु भारत इन नदियों पर जल विद्युत परियोजनाएं भी बना सकता है, लेकिन वो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट होंगे, यानी कि हम रोक नहीं सकते हैं पानी को। फिर भी ये देखा गया कि भारत पूरी तरह से इस्तेमाल कर ही नहीं पा रहा है पानी को और उसको रोकता है। अब भारत और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे के ऊपर दबाव बनाते हैं। अफगानिस्तान की मदद भी कई बार लेने की कोशिश की गई है इस क्षेत्र में। भारत चाहे तो इस मामले में अफगानिस्तान की हेल्प भी ले सकता है। अफगानिस्तान में एक नदी है काबली नदी, और उस नदी का पानी जो बहाव है वो बाद में जाके पाकिस्तान में जाता है। तो अगर अफगानिस्तान से इस काबली नदी के पानी को रोकने के लिए भारत अफगानिस्तान से बात करे और उसके ऊपर कोई बांध का निर्माण करवा दे, तो उसका पानी सिंधु के रास्ते से ही पाकिस्तान में जाता है। तो वहां पे कोई भी डैम बना के पानी को रोक के जब जरूरत हो तब छोड़ के यहाँ पे ये चीज कंट्रोल की जा सकती है। तो ऐसी कुछ बातें चलती रहती हैं जल विवाद में। भारत और पाकिस्तान इस सिंधु संधि के अंतर्गत दोनों पक्षकार एक एक आयुक्त नियुक्त करते हैं, और ये जो दोनों आयुक्त हैं ये बैठकर एक स्थायी आयुक्त बनाते हैं, जो कि जो सिंधु इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी इसके कार्यान्वयन के लिए कुछ योजना तैयार करते हैं, ताकि दोनों पक्षों में कोई समझौता आपस में बना रहे। तो ये एक सहयोगी व्यवस्था उत्पन्न करते हैं, उसके लिए ये उत्तरदायी हैं। सिंधु जल संधि जो कि 1960 में हुई थी, उसके अनुच्छेद 8 के भाग 5 के अंतर्गत एक स्थायी सिंधु आयोग की बैठक होगी, जो कि 1 साल भारत में और 1 साल पाकिस्तान में होगी। और उसमें ये जो संधि के अमल करने के लिए जो सिंधु आयोग बनाया गया था, इसमें जो हर साल इसके जो जल आयुक्त होते हैं वो अपना आपस में मीटिंग करते हैं और आपस में जो भी विवाद होते हैं उनको सुलझाने के प्रयास करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, पानी जो है वो जल जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक है, न सिर्फ पीने के लिए बल्कि हमारे दैनिक कार्यों के लिए और कृषि के लिए इस पानी का बहुत महत्व है, क्योंकि मीठा जल जो कि नदियों में बहता है उसी से कृषि संभव है। ये जो संधि हुई थी सिंधु जल संधि, इसका जो अनुच्छेद 1 है वो इन नदियों की डेफिनेशन देता है। कौन सी नदियां? वही 6 नदियां जो इस सिंधु संधि में शामिल है। सिंधु नदी और उसकी 5 ट्रिब्यूटरी सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम। इसमें जो हमने कैटेगरी आपके साथ डिस्कस करी कि 3-3 नदियों की कैटेगरी है, 3 को पूर्वी नदी और 3 को पश्चिमी नदियों में डिवाइड किया गया। जो इसकी पूर्वी नदियां हैं उनको कुछ अपवादों को छोड़ दें तो भारत बिना किसी रुकावट के इसका इस्तेमाल कर सकता है। जो पश्चिमी नदियां हैं उनका मेन जो एरिया वो पूरा पानी है वो जल पाकिस्तान के लिए होगा, और इस पानी का कुछ सीमित इस्तेमाल ही भारत कर सकता है, जैसे बिजली बनाना, कृषि के लिए यूज करना। तो कृषि के लिए भी हमने आपको एरिया बताया कि कुछ एरिया लिमिटेड है जहां पे वो इसके लिए सिंचाई कर सकता है। हालांकि आज की अगर मौजूदा स्थिति में आपको बोलूं तो भारत पूरी तरह से इसके यूज नहीं कर पा रहा है। तो इसके ऊपर इंडिया प्लानिंग करने की जरूरत है और कर भी रहा है कि कैसे हम इस पानी को पूरी तरीके से यूटिलाइज कर सकें। भारत को विभिन्न जो पश्चिमी नदियां हैं उनके लिए विभिन्न परियोजनाओं द्वारा 3.6 MFA यहाँ पे MAF पानी को यूज करने के लिए उसके भंडारण का परमिशन मिला है, लेकिन भारत ऐसा कुछ कर नहीं पा रहा उतने अच्छे से प्रोजेक्ट। इसको ये जो पानी हमें अलाउ किया गया है इसके द्वारा जो संधि साइन हुई थी 1 अप्रैल 1960 को, इसके अनुसार भारत कुल 7,01,000 एकड़ में कृषि को यूज कर सकता है, कृषि के एरिया में इस पानी को, परंतु भारत नहीं कर पा रहा है। और अब तक भारत सिर्फ 2,70,000 एकड़ जमीन पे ही सिंचाई कर पाया है। तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी कि कैसे इस पानी को हम मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें। ये जो समझौता हुआ है भारत और पाकिस्तान में, इसमें दोनों पक्ष आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। हर 3 महीने बाद ये नदी के प्रवाह से संबंधित जानकारी और हर साल कितना पार्ट वो कृषि के लिए यूज कर रहे हैं, उस कृषि के उपयोग में आने वाले पानी के बारे में जानकारी देते हैं।
भारत जो भी डैम बना रहा है या कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना रहा है इन नदियों के ऊपर, उसकी जानकारी पाकिस्तान को देना उसके लिए आवश्यक है। तो ये भारत का दायित्व है कि जल के भंडारण और विद्युत परियोजना की जानकारी समय समय पर पाकिस्तान को वो डिक्लेयर करे। इस समझौते के प्रावधान में भारत का यह भी दायित्व है कि वो सद्भावना के संकेत के रूप में हर साल 1 जुलाई से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में जितना भी पानी उसने यूज किया सिंधु नदी का, उसको वो बताए कितने डैम और प्रोजेक्ट बनाए हैं, ताकि पाकिस्तान में जो भी बाढ़ से संबंधित आंकड़े हैं उनको डिक्लेयर कर सके और पाकिस्तान प्री अलर्ट हो जाए कि अगर यहाँ पे बाढ़ की स्थिति बनने वाली है तो उसके ऊपर वो लोग कुछ डिस्कशन करेंगे, किसी म्यूचुअल समझौते के ऊपर आएंगे। तो दोनों देशों के बीच में ये जो आंकड़ों का आदान प्रदान होता है, इसकी हर साल समीक्षा होती है। दोनों पक्ष चर्चा करते हैं और यदि कोई भी इन चर्चा में समझौता नहीं होता है तो किसी तटस्थ विशेषज्ञ से ये लोग अपना समझौता भी करवाते हैं, जो कि इनको दोनों को एडवाइस देता है कि क्या ये कर सकते हैं। अगर हम डैम की बात करें तो भारत ने सतलुज नदी पर, आपको मालूम है, पंजाब में भाखड़ा नांगल डैम बनवाया, ब्यास नदी पर पोंग डैम बनवाया और पंडोह डैम बनवाया, रावी नदी पर रंजीत सागर डैम, जिसको कि हम थीन डैम के नाम से भी जानते हैं, वो बनवाया। इसके अलावा भारत ने इन नदियों के पानी को बेहतर इस्तेमाल के लिए व्यास सतलुज लिंक प्रोजेक्ट, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, माधोपुर ब्यास लिंक जैसी प्रोजेक्ट्स भी लेके आए हैं। भारत में पूर्वी नदियों का 95% भाग पानी का जो है उसको इस्तेमाल करने में मदद भी मिली है। हालांकि अभी हम और इस पे बेटर प्रोजेक्ट बना सकते हैं, क्योंकि नदी का पानी तो बहता पानी है, कितने भी प्रोजेक्ट हम इसमें डेवलप कर सकते हैं, थोड़ी प्लानिंग की आवश्यकता होती है। तो ये रावी नदी जो है, इसमें करीब 2 मिलियन एकड़ पानी हर साल बिना इस्तेमाल के बह जाता है, तो उसको हमें कुछ कार्य करने की जरूरत है और वो पाकिस्तान पहुंच जाता है। तो उस पानी के ऊपर भी भारत जगह जगह डैम बना सकता है और भारत को अपने यहाँ पे वाटर स्टोरेज फैसिलिटी डेवलप करनी होगी, जिसकी की अभी कमी देखी जाती है। शाहपुर कंडी परियोजना का जो कार्य है वो भारत को फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। इस परियोजना में थीन पावर हाउस जो है, उससे निकलने वाला जो पानी होता है उसे जम्मू कश्मीर और पंजाब में 37,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा सकती है। 206 मेगावाट बिजली के उत्पादन के लिए भी इस पानी को प्रयोग किया जा सकता है। ये परियोजना होनी तो खत्म 2016 में थी, लेकिन जम्मू कश्मीर और पंजाब के बीच में कुछ विवाद हो गया, उसकी वजह से 30 अगस्त 2014 से इसका काम रुका पड़ा है। दोनों राज्यों के बीच आखिरकार इसे लेके 8 सितंबर 2018 को समझौता हो गया है। इस परियोजना में जो निर्माण कार्य था उसमें लगभग 2715.7 करोड़ रुपए की लागत आई है। भारत सरकार ने परियोजना के लिए 485.38 करोड़ रुपए देने की योजना दी थी, उसको मंजूर किया था। और ये जो परियोजना थी, ये राशि परियोजना के सिंचाई वाले हिस्से के लिए होगी। भारत सरकार की देखरेख में पंजाब सरकार अब फिर से इस काम के लिए आगे आई है और उन्होंने इस कार्य को शुरू भी कर दिया है। अब हम आपको बताएंगे एक दूसरी परियोजना, वो है ऊज आपका मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। जो मल्टीपर्पज डैम प्रोजेक्ट होता है वो एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है जिसमें हम कई सारे पर्पस एक डैम से पूरे करते हैं, यानी कुछ पानी सिंचाई के लिए, कुछ पानी पीने के लिए, कुछ पानी आपका रूरल और अर्बन एरिया में जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए सप्लाई किया जाता है, और तो और उसके ऊपर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट भी होता है। तो ऊज बहुउद्देशीय परियोजना जो है वो 5,850 करोड़ की लागत वाली ये परियोजना थी और ऊज नदी पर 781 मिलियन क्यूबिक मीटर जल का भंडारण किया जा सकेगा। इसके अलावा इसके इस्तेमाल जो रहेगा वो सिंचाई और बिजली बनाने के लिए मुख्यतः किया जाएगा। अब ये जो पानी था, इससे जम्मू कश्मीर के कठुआ, हीरानगर और सांबा जिले में 31,380 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जानी थी और इस पानी से पीने की आपूर्ति भी पूरी होगी। इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पे इसे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहा जाता है। अब इस परियोजना को तकनीकी मंजूरी तो जुलाई 2017 में ही दी जा चुकी है और ये जो परियोजना है ये एक राष्ट्रीय परियोजना है, नेशनल प्रोजेक्ट है और केंद्र की तरफ से भी इसको फाइनेंशियल हेल्प मिल रही है। 4,892.47 करोड़ रुपए की मदद दी जा रही है। तो ये परियोजना सिंचाई के लिए होगी। इसके अलावा इस परियोजना के लिए कुछ और भी स्पेशल हेल्प गवर्नमेंट सोच रही है कि कैसे प्रोवाइड करें, उस प्रोजेक्ट को पूरा करें। ऊज के नीचे एक जो दूसरी नदी का प्रोजेक्ट है वो है रावी ब्यास लिंक प्रोजेक्ट।
इस परियोजना का उद्देश्य थीन बांध के निर्माण के बाद भी जो रावी में पानी बह रहा है और वो पाकिस्तान में बिना किसी यूज किए चला जाता है, उसके ऊपर किया जा रहा है। तो यहाँ पे रावी नदी पर एक बैराज बनाया जाएगा और ये ब्यास बेसिन से जुड़े एक टनल के जरिए नदी के पानी के बहाव को दूसरी ओर मोड़ेगा, ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा हम पानी को यूज कर सकें। तो ये जो 3 प्रोजेक्ट थी, इसे बनाकर पूरा करके भारत सिंधु जल संधि के अंतर्गत 1960 के अनुसार जो हमें पानी मिला है उसको पूरी तरह से यूज कर पाएगा। तो ये थे हमारे अभी आने वाली प्लानिंग। अब बात करते हैं पहले से चली आ रही भारतीय योजनाएं कौन सी हैं। तो हम बात करेंगे भारत में सिंधु नदी बेसिन से जुड़ी कई परियोजनाओं पे काम चल रहा है। इनमें से पाकल दुल जो कि 1000 मेगावाट की है, रातले जो कि 850 मेगावाट की है, किशन गंगा जो 330 मेगावाट की है, मियार जो कि 120 मेगावाट की है, लोअर कालनई जो 48 मेगावाट की है, ये सब इसमें शामिल है। अब पाकिस्तान हमेशा ऑब्जेक्ट करता है। पाकिस्तान ये कहता है कि ये जो आप इस तरह से डैम बना रहे हैं, और जब भी डैम बनेगा तो वाटर रिजर्वायर भी बनेगा, तो बोलते हैं जो आप डैम बना रहे हैं, वाटर रिजर्वायर बनाते हैं, ये तो सिंधु जल संधि का उल्लंघन है। लेकिन भारत भी चाहता है कि जो सिंधु नदी जिसका बहाव काफी हिस्सा इंडिया से गुजरता है, उसको हम मैक्सिमम रूप से यूटिलाइज कर सकें। अब हमें ये जानना होगा कि सिंधु नदी पाकिस्तान के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत में पड़ता है। इसके अलावा जो सतलुज नदी है उसका भी मानसरोवर लेक जो कि तिब्बत में है, उसके पास में सिनका बाव नाम का एक जलधारा है, उसको सतलुज का स्टार्टिंग पॉइंट या उद्गम स्थल माना गया है। उसके अलावा जो बाकी ट्रिब्यूटरी है वो इंडिया से ही उसका उद्गम स्थल है, इंडिया की शुरुआत मानी जाती है ट्रिब्यूटरीज की। तो ये जो सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम जो कि सिंधु नदी की ही ट्रिब्यूटरीज है, इनका प्रवाह क्षेत्र भारत में भी अधिक हो रहा है, भारत से जा रही है पाकिस्तान में। तो भारत चाहे तो इस पानी को रोक भी सकता है, इसलिए उसकी बड़ी स्ट्रैटेजिक लोकेशन के हिसाब से ये इंपॉर्टेंस है। इसलिए ये समझौते के लिए इस डील का होना बड़ा आवश्यक था। अब अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 2.6 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होती है यहाँ पे सिंधु नदी से। सिंधु नदी को पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन ऑफ पाकिस्तान भी बोला जाता है। सिंधु का जो बेसिन है वो तकरीबन 11.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है पाकिस्तान में। तो यानी आपको आइडिया तो लग गया होगा कि पाकिस्तान के लिए सिंधु नदी की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और इसकी जो लंबाई है वो भी काफी अधिक है। सिंधु नदी एशिया की सबसे लंबी नदियों में से गिनी जाती है। तो भारत के से गुजरने वाली नदियों में ये सबसे लंबी नदी है, यानी कि अगर हम बात करें तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी ये अपने आप में काफी बड़ी नदियां हैं। तो इसलिए आपको समझ में आया होगा कि भारत पाकिस्तान रिलेशनशिप में ये वाटर की सर्जिकल स्ट्राइक भी कभी भी हो सकती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए थी। थैंक यू।